में लिखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15। बता रहा हूं बुक में कहां है, दिख नहीं रहा। पेज नंबर 84। ये एम्प्लॉई बेनिफिट्स सीए इंटरमीडिएट में पहले कभी भी नहीं था। ये आपके सिलेबस में पहली बार आया है। मतलब मैं सीए इंटरमीडिएट के बच्चों को पहली बार कोई नया चीज पढ़ा रहा हूं। अभी तक आपके सिलेबस में मैंने आप लोगों को जो भी कुछ पढ़ाया, जो भी कुछ, वो इंटरमीडिएट के बच्चों को मैं पहले भी पढ़ाता था। समझ गए? ये पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या पहला कंटेंट है जो इंटरमीडिएट में मैंने पहले कभी भी नहीं पढ़ाया। ओके? अब इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पढ़ना पूरा पड़ेगा। AS11 का MCQ बच गया है, बच्चा बोल रहा है, तो अब बाद में कर लेंगे। अब मैं इसको स्टार्ट कर दिया, मैं वीडियो चेंज नहीं करना चाहता। टिक टाक लगाना आप लगा देना, मैं बाद में देख लूंगा, सारा देख लेंगे, पहले इसको देखो। तो ये जो एम्प्लॉई बेनिफिट का स्टोरी है, आप पहली बार पढ़ोगे, इसमें डेप्थ बहुत है। कम पढ़ाएंगे तो जस्टिस नहीं होगा। समझ रहे हो? ज्यादा पढ़ाएंगे, टाइम ज्यादा लगेगा, समझ में प्यार से सब कुछ आएगा। समझना माने समझाने वाला पोर्शन इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी बुक्स में जो क्वेश्चन दिए हैं वो थोड़े बिलो स्टैंडर्ड हैं। ओके, हमने थोड़ा हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन 1 आध 2 3 बुक्स में डाला है, मेरी बुक्स में। तो हम क्या सोच रहे थे कि पूरा पढ़ते हैं ना, पूरा सब कुछ, क्योंकि वो लोग जब लाया है ना तो दिखाएगा तुमको इजी इजी, डाल देगा एक तो बड़ा सारा बकवास सा क्वेश्चन। नहीं समझे? तो वो रिस्क हम चाहते हैं कि नहीं लिया जाए और पूरा अच्छे से इन डिटेल पढ़ा जाए। अब ओके, अच्छे से लिखा जाए, पढ़ा जाए। लेट इट टेक 4 क्लासेस, फाइन। लगने तो 4-5 क्लास लगेगा, लगेगा। क्या बोलते हो? या शॉर्टकट में पढ़ा करके चला दें? नहीं ना, रिस्की हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा। भले 5 मार्क्स, अच्छा किसको मालूम 5 मार्क्स का आएगा, हो सकता 10, 12, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाए। यू नेवर नो ना। अब तो नया क्वेश्चन पैटर्न बनेगा ना यार, सब कुछ नया होगा, पहला नया सिलेबस का पहला एग्जाम आप दोगे। सो यू नेवर नो, इट्स बेटर नॉट टू टेक एनी रिस्क। ओके, लेट्स टेक 0 रिस्क। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। सुनिए, कॉपी में लिखना पड़ेगा आपको, हर चीज लिखो। लिखो, this accounting standard, employee benefit, this accounting standard is applicable only for the books of employers
क्या बोला फिर से? हाँ, ये एम्प्लॉयर का बुक का अकाउंटिंग है, एम्प्लॉई की बुक का नहीं है। एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉई को बेनिफिट पे करता है ना, सैलरी, वेजेस, हाउस रेंट अलावेंस, लीव सैलरी, ग्रेचुइटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, बोनस, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, नाम तो सब सुना होगा सैलरी के चैप्टर में, इनकम टैक्स एक्ट में। ये जितना नाम हम बोले सब नाम सुना हुआ है कि नहीं? मैं रिपीट करता हूं, सैलरी, बोनस, हाउस रेंट अलावेंस, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट पेमेंट, सब नाम तो सुना होगा। उसका अकाउंटिंग पढ़ना है एम्प्लॉयर का बुक्स में, और पेन पॉइंट को महसूस करना। भले हम उसको इजी कर दें, लेकिन आप सोचना, अरे हाँ यार ये तो साला डिफिकल्ट है, इसमें तो मेहनत लगेगी। वो आपको मैं फील कराऊंगा, ठीक है? आप थोड़ा खाली साथ देना, मेरा सुनने में साथ देना, चुपचाप बैठ के सुनना। इसमें प्लीज बीच में सो नहीं सकते। इस एज, कौन सा एज था बोलो ना, बीच बीच में सो के भी जागोगे तो हो जाए। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, हमें सो के भी कैसा चैप्टर देखेगी नहीं, एकदम इजी। पहला दिन से इजी लग रहा है कि नहीं हमको बताओ? कल जितना भी सम बनाया साला, वो एक तो गंदा सा था, शेयर सरेंडर, वो भी इजी लगा। ये मजेदार है थोड़ा सा। क्या लिखा बोलो? दिस एज इज बुक्स ऑफ एम्प्लॉयर्स, फुल स्टॉप कर दो, खत्म कर दो पैरा को। अब लिखो पैरा 2, इंप्लॉई बेनिफिट। रुको पहले सुनो, इंप्लॉई बेनिफिट जिसका आप अकाउंटिंग करोगे अभी, एस 15 ने उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। हमको 4 पार्ट में आपको एस 15 को पढ़ाना होगा। आज हम लोग फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर पाएंगे, या हो सकता वो भी नहीं होगा। ओके, एक का नाम है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट्स। क्या नाम है? शॉर्ट टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट्स। दूसरे का नाम है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। रिपीट करा दो, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। बेनिफिट बी को लिख रहा हूं प्लीज, हाँ, बार बार लिखने में टाइम लग रहा है, लिखाएंगे पूरा अच्छा से, अभी खाली क्लास में मैं ऐसा लिख रहा हूं। तीसरे का नाम है अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट्स, अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट्स। चौथे का नाम है रिट्रेंच, का नाम मैं भूल गया, आप रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन लिखो, उसका नाम टर्मिनेशन बेनिफिट्स। साला सबके नाम क्या बेनिफिट था, नाम भूल गया। रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन इज द नेम लोकली यूज्ड इन एज 15 इज सेइंग टर्मिनेशन बेनिफिट्स। मतलब अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट से अगर तुमने टर्मिनेट कर दिया, तो उसको जो बेनिफिट का पेमेंट तुम करोगे उसका नाम है टर्मिनेशन बेनिफिट्स। ये दोनों, ये वाला और ये वाला लॉन्ग टर्म है, ये दोनों। आइए बात करते हैं, इसका नाम क्या है? पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। मतलब ये ऐसा बेनिफिट है जहां पे एम्प्लॉई को पैसा रिटायरमेंट के वक्त मिलेगा, या फिर अगर उसकी मौत रिटायरमेंट के पहले हो जाती है, विच एवर इज अर्लियर। याद होगा, टैक्स के टीचर लोग बोलते होंगे, if he dies earlier then the post employment benefits will be paid to him earlier, otherwise it is paid to him on retirement, and therefore these benefits are also termed as retirement benefits। क्या? एंड हम लोग इसका नाम दिए हैं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। एम्प्लॉयमेंट के खत्म हो जाने के बाद जो बेनिफिट आपको मिलता है, दोज आर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। सर ये तीसरा वाला क्या है? अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट्स। अदर वर्ड इसलिए यूज किया गया क्योंकि ये भी, हाथ देखते रहना बेटा, एकदम इन्वॉल्व होके सुनना है और मुस्कुराते हुए सुनना है। कोई माने हम टेंशन आपके चेहरे पे नहीं आने देंगे, ऑल्दो दिस इज द टफेस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ योर सिलेबस।
और रादर 2-3 जो नए नए एएस ऐड हुए सारे हार्ड हैं। इसीलिए तो सिलेबस से बाहर थे कि इंटर का बच्चा क्या पढ़ेगा, छोड़ दो ना, फाइनल में पढ़ लेगा। अब साला फाइनल में इंड एएस पूरा कर दिया, इंटर में एएस पूरा कर दिया, तो बढ़िया है ना, बच्चे प्रिपेयर्ड होकर के जाएंगे। क्या है, टाइम ही तो लगना है, लगेगा। आप मुझे बताओ ये लॉन्ग टर्म है कि नहीं? जहां पे मैंने यहाँ पे क्रॉस किया वो लॉन्ग टर्म है कि नहीं? कब पेमेंट मिलेगा ग्रेचुइटी का? और रिटायरमेंट 15 साल, 20 साल, 30 साल बाद होता है, तो लॉन्ग टर्म हुआ ना। तो सर ये क्या? अदर लॉन्ग टर्म इंप्लॉई बेनिफिट, माने वो इंप्लॉई बेनिफिट जो लॉन्ग टर्म है लेकिन पोस्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोला एक बेनिफिट है, मैं आपको 5 साल बाद पेमेंट करूंगा, 5 साल बाद, रिटायरमेंट के वक्त नहीं बोला, 5 साल बाद पेमेंट करूंगा, तो वो 3rd नंबर में आएगा। टर्मिनेशन बेनिफिट, मान लीजिए मैंने, आप मेरी नौकरी में थे, मैंने आपको निकाल दिया बैड कंडक्ट के कारण, आप ऑफिस आते ही नहीं थे, आते तो सिगरेट पीते पीते आते थे, हमको नहीं अच्छा लगा, हम आपको निकाल दिए नौकरी से 2000, और निकाले तो आपको 1 लाख रुपया हमको देना पड़ा, कंपनसेशन के नाम का, जो भी आप उसको बोलो, वी कॉल इट, नहीं, वी कॉल इट टर्मिनेशन बेनिफिट। लात मारने का पैसा, आपको लात मार के निकाला गया, आपको पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैसा है, ऑब्लिगेशन है मेरा। सो दोज आर कॉल्ड टर्मिनेशन बेनिफिट्स। और शॉर्ट टर्म इंप्लॉई बेनिफिट वो वाला बेनिफिट जो इनकम टैक्स के टीचर लोग आपको पहला क्लास में पढ़ाते हैं, सैलरी, वेजेस, हाउस रेंट, ग्रेचुइटी तो बाप रे पोस्ट एम्प्लॉयमेंट है, हड़बड़ा मत, एक तो जल्दी जल्दी बोलना नहीं, प्यार से सुनो, और अगर मैं तो बोलूंगा बोलो कम सुनो ज्यादा, जब एकदम हम इनवाइट करते रहे तब बोलो। अब देखो मैंने जैसे बोला सैलरी, हाउस रेंट अलावेंस, बोनस, वेजेस, इसके मुंह से निकला ग्रेचुइटी, पेंशन। ग्रेचुइटी का पेमेंट आपको कब मिलता है? मान लीजिए आप सैलरी होल्डर हैं, आप तो टैक्स की क्लास कर लिए, सैलरी तो पढ़ ही लिए, बोलो एम्प्लॉई को ग्रेचुइटी का पेमेंट कब मिलता है? जब वो रिटायर होता है। तो शॉर्ट टर्म हुआ कि लॉन्ग टर्म हुआ? और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट हुआ कि विद इन एम्प्लॉयमेंट हुआ? तो यहां आएगा कि यहां आएगा? सेकेंड में आएगा। तो मैं तो अभी फर्स्ट वाला बोल रहा था, गलती है ना, अपने प्यार से सुनते हैं। और गलती भी इतना बड़ा गलती नहीं है, इस गलती के लिए कोई माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है, इट्स ओके, इट्स वेरी नॉर्मल। सुनो लेकिन प्यार से। तो सर शॉर्ट टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट और लॉन्ग टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन बनता है ना जी। अब जैसे ये तो दोनों लॉन्ग टर्म हुआ ना, हेलो, ये दोनों लॉन्ग टर्म हुआ, ये शॉर्ट टर्म हुआ, ये भी शॉर्ट टर्म है, ये तुरंत देना पड़ता है, निकालो और दो, जिस दिन निकालोगे उसी दिन पेमेंट करना है, बोलो हाँ। तो सर क्या फर्क होता है दोनों में? फर्क होता है वक्त का। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट का डेफिनेशन होता है, लिखाऊंगा पूरा, हाँ, वो एम्प्लॉई बेनिफिट जो जिस साल में एक्रू होता है, जिस साल में एक्रू होता है, उस साल के खत्म होने के बाद विद इन 1 ईयर पेमेंट करना पड़ता है। रिपीट, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट्स आर दोज बेनिफिट्स विच आर पेएबल टू द एम्प्लॉइज विद इन 1 ईयर फ्रॉम द ईयर एंड इन विच इट अक्रूज। सर नॉर्मली तो 1 ईयर जो होता है फ्रॉम द डेट ऑन विच इट अक्रूज होता है, बोलो हाँ। सर यहां तो सैलरी अगर 23 महीना के बाद पे, 23 सोचना, मैं 23 क्यों बोला, मैं पागल नहीं हुआ, तुम मेरे को पैसा दिया है, पहला पागल तुम होगा। सोचो 23 महीना के बाद भी कोई सैलरी अगर पेएबल है, साला शॉर्ट टर्म हो जाएगा। सर कैसे प्रूव करिए? अप्रैल की सैलरी है, अप्रैल 2024, एक्रू हो गई, 1 मई को पेमेंट करना है, जल्दी बोलो। मान लो मैं इस साल पूरा पेमेंट नहीं करूंगा, 24-25 में नहीं, 25-26 का मार्च में भी पेमेंट अगर करेंगे ना, तब भी शॉर्ट टर्म है।
नहीं समझे? क्योंकि इसमें ईयर ऑफ अक्रूवल देखा जाता है, डेट ऑफ अक्रूवल नहीं देखा जाता. विद इन 1 ईयर फ्रॉम द ईयर ऑफ अक्रूवल, फ्रॉम द ईयर ऑफ अक्रूवल, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ अक्रूवल. इंटरेस्टिंग है? गुड. सर इसके एग्जाम्पल्स बताइए. डेफिनेशन तो आपने बताया, लिखेंगे भी सब कुछ, टाइम लगेगा. इसके एग्जाम्पल मोटा मोटा में इंस्टीट्यूट ने 3 ठो बताया. एक बोला सैलरीज एंड वेजेस, एक बोला बोनस, और एक बोला उन्होंने ये वर्ड को टैक्स के वर्ड से मैच कराओ, टैक्स में इसका नाम कुछ और है. यस, इसका नाम है लीव सैलरी. आप लोग लीव सैलरी बोलते हैं, तो मैं ना लीव सैलरी बोलूंगा, पर जगह जगह पे ये वर्ड लिखाऊंगा. कॉपी में मुझे यही वर्ड लिखाना होगा अकाउंट्स में, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूजेस दिस वर्ड ओनली. बट यस, इट इज लीव सैलरी, और हमको भी लीव सैलरी बोलने में ही ज्यादा कंफर्ट होता है, क्योंकि हम लोग भी लीव सैलरी बोलते हैं. अब पहले थोड़ा लड़ाई करते हैं. लीव सैलरी तुम लोग जो पढ़े हो इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स एक्ट में, ज्यादातर केसेस में, मैं भी पढ़ा था अपने टाइम पे, पढ़ाता भी था तो मुझे ध्यान है, ज्यादातर केसेस में वो लीव सैलरी को एक्यूमुलेट कर करके रिटायरमेंट के वक्त लीव सैलरी का एक साथ पेमेंट मांगता है वो लोग. बोलिए आप लोग क्या तो उसको बोलते हो, हमको मालूम नहीं इनकम टैक्स में, बट ऐसा वर्ड आता है ना कि एक्यूमुलेट करके फाइनल पेमेंट इतना रुपया हमको मिला लीव सैलरी का. करते हो ना कुछ उसमें, फिर कुछ 1/3 फलाना ढिमका करके माइनस वाइनस करके फिर टैक्स लगता है. तो अजीब टाइप का कहानी है. मेरे केस में अगर लीव सैलरी वैसा वाला हुआ जैसा तुम इनकम टैक्स में पढ़ते हो कि भाई लीव सैलरी का एनकैशमेंट, ENCASH ये वर्ड यूज होता है टैक्स में. लीव सैलरी का एनकैशमेंट आप इंप्लॉयमेंट खत्म होने के बाद करने वाले हो, तो वो पोस्ट इंप्लॉयमेंट बेनिफिट बन जाएगा. हेलो, वो यहां पे पढ़ाई होगा उसका. 2, अगर उसका एनकैशमेंट आप पोस्ट इंप्लॉयमेंट तो नहीं लेकिन 5 साल बाद करने वाले हो, अगर आपकी कंपनी 5 साल बाद उसका एनकैशमेंट करने देती है तो यहां पे आ जाएगा. और अगर विद इन 1 ईयर करना है, विद इन 1 ईयर समझे, फ्रॉम द ईयर ऑफ अक्रूवल से विद इन 1 ईयर करना है, तो वो यहां पे आएगा. तो सर फिर आप लोग यहीं क्यों पढ़ते हैं? मैंने आप ऐसे जैसे 3 नाम दिए, सैलरीज, बोनस और कॉम्पेंसेटेड एब्सेंसेस, तो आप लोग यहीं क्यों पढ़ते हैं सर? आप लोग वहां क्यों नहीं पढ़ाते अलग से? क्योंकि ज्यादातर लीव सैलरी 1 साल के बाद लैप्स हो जाती है. क्या बोला, फिर से बोलो. ज्यादातर लीव सैलरी 1 साल के बाद लैप्स हो जाती है. या तो लैप्स हो जाती है या आपको उसका पेमेंट बिल करके खत्म हो जाती है. उसको कैरी फॉरवर्ड हम लोग 1 साल से ज्यादा करने नहीं देते ज्यादातर लीव सैलरी को. बट अगर करने दे देंगे तो फिर क्या प्रॉब्लम है, पोस्ट इंप्लॉयमेंट हो जाएगा, अदर लॉन्ग टर्म हो जाएगा, हम तो सारा ही पढ़ाएंगे. सो वरीड होने का नहीं है. अभी ओके बोल दे. हाँ, स्टार्ट करते हैं. लिखो, कुछ बोलना है? गुड, लिखो. 2, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस आर employee benefit expenses are classified into
the following four categories. ये चारों नाम अच्छा से लिखो. शॉर्ट टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट्स, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट्स, टर्मिनेशन बेनिफिट्स. आराम से लिखो, फुल फॉर्म में लिखो, ईबी नहीं. दरवाजा खोलने के बाद इधर 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 दरवाजा खोल, 1 नंबर एसी चला दे. अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट्स. टर्मिनेशन बेनिफिट्स. तो ये जो जितना सारा हम एग्जाम्पल आपको दिए ना अभी बोलते बोलते, वो एक एक करके जब जब पढ़ाते जाएंगे तो सबका एग्जाम्पल देते जाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ शॉर्ट टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट्स. पैराग्राफ नंबर 3 लिखो, हेडिंग दो. इसमें आपको ABCDEFGH करके लिखना होगा. मतलब क्वेश्चन है नहीं ये शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स का. भाई बहुत सारा क्वेश्चन भी और देंगे. हेलो, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल के फॉर्म में ही दे देंगे लिखा लिखा करके. यहां नहीं है, माने आपकी बुक में एक भी क्वेश्चन शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स का नहीं है. तो वो हम जब एग्जाम्पल लिखा देंगे उसी को एक्सरसाइज का क्वेश्चन मान लेना. बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है. हमको ये स्ट्रेस हो रहा है कि हम छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाएं. बट देन छोटा बच्चा एक एग्जाम के बाद तो बड़ा बच्चा बन जाता है ना, इंटर पास करते ही. तो इसलिए भरोसा भी है कि यहां सिखा देंगे. अब भी खत्म किए सीए फाइनल में, उनका नंबर है इंडेस 19, एकदम डिट्टो सेम है, विथ 1 एक्स्ट्रा पैराग्राफ इन देयर इंडेस. पूरा सेम कवरेज है. तो बहुत सारा एस इंडेस बराबर है. जैसे मैं आपको बोलता था ना एस 10, वो पूरा इंडेस है 100%. ये भी पूरा इंडेस है 100%. लिखो, ए शॉर्ट टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट इज पेएबल विदिन, बोलो क्या बोले थे, इज पेएबल विदिन 12 months. हाँ वही 1 year, 12 months फ्रॉम दी, बोलो. हाँ भाई ईयर ऑफ अक्रूवल बोल सकते हो, एंड ऑफ द ईयर बोलो, ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा घर में. फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच इट accrues. मैं 3 एग्जाम्पल लिख रहा हूं, 3. आप खाली बोलना शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है.
ओके, डेट ऑफ अक्रूवल, मंथ ऑफ सैलरी नहीं, डेट पेएबल लिखने का मन होगा तो लिख लेना। सैलरी है अप्रैल का, 30 तारीख को अक्रू हो गया है, पेमेंट 1 तारीख को करना है, जो नॉर्मली दुनिया में होता है। बोलो, शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म? अरे सर तुरंत ही तो दे रहे हैं, और इससे शॉर्ट टर्म और क्या होगा? इट इज द शॉर्टेस्ट टर्म, शॉर्ट टर्म है ना। सेम अप्रैल की सैलरी है, अक्रू 30/4 को हो गई है, माने अप्रैल में अक्रू हो गई है। अरे पूरे अप्रैल में रोज रोज अक्रू होती है ना, एक दिन काम करते हो तो अक्रू हो जाता है, जाके ड्यू 30 तारीख को होता है या 1 तारीख को ड्यू होता है। तो मंथ ऑफ अक्रूवल बोलना है, हम उसको डेट कर दिए। 30 तारीख को अक्रू हुआ, अगले साल जून में पेमेंट होगा। हाँ शॉर्ट टर्म है। हम जानबूझ के 12 महीना से ज्यादा गैप रखे, यहां से यहां 12 महीना रखे, देखो ना अप्रैल और जून, पर आपने शॉर्ट टर्म बोला, अच्छा किया। अप्रैल 30 अप्रैल पेमेंट है 1 जून 26, लॉन्ग टर्म। अगर 1 अप्रैल 22 23 24 1 अप्रैल 24 भी होता, नहीं लॉन्ग टर्म। 1 अप्रैल 24 भी होता, नहीं 1 अप्रैल 24 या उसके बियॉन्ड जब भी होगा लॉन्ग टर्म बन जाएगा। 31 मार्च अगर 24 होता तो शॉर्ट टर्म होता, बिकॉज फिर वो विधि इन दी 12 मंथ्स फ्रॉम दी एंड ऑफ द ईयर हो जाता। सर क्या खास बात है शॉर्ट टर्म होने से? शॉर्ट टर्म होने से उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना नहीं पड़ता। ओह, प्रेजेंट वैल्यू अकाउंट्स में, यस। कोई चैप्टर नहीं पढ़े हो ना अकाउंट्स की क्लास में पीवी निकालने का? नहीं पढ़े हो ना? नहीं पढ़े हो, पहली बार पढ़ोगे। अकाउंट्स में कहां प्रेजेंट वैल्यू निकाले? ओ पीपी में निकाले थे ना, लीज में। हाँ वो वाला रे, क्या नाम, डीकमीशनिंग लाइबिलिटी, डीकमीशनिंग लाइबिलिटी। क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में कई साल बाद पेमेंट होता है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल करके अकाउंटिंग होता है। सेम यहां पे होने वाला है। तब तो थोड़ा मोड़ा आइडिया दिए हैं उस वक्त, तो थोड़ा तो फिर हेल्प हो ही जाएगा। अदरवाइज एफएम की क्लास में आप लोग अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने लग गए हो। बोलो हाँ, एफएम की क्लासेस में प्रेजेंट वैल्यू निकालना चालू हो गया होगा। जो लोग भी एफएम की क्लास करते होंगे कहीं भी, पीवी निकालने का कार्यक्रम चालू हो गया होगा। नहीं भी हुआ है, हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से, चिंता मत करना। तो किस तरह के लायबिलिटीज में, किस तरह के बेनिफिट्स का प्रेजेंट वैल्यू निकलता होगा, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? यस, लॉन्ग टर्म का। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स का पीवी नहीं निकलता। क्लियर? 3 नंबर में लिखो। हाँ एबीसीडी चलेगा अभी, ये हो गया ना, ये ए था क्या? अब लिखो बी। वी आर नॉट रिक्वायर्ड, प्रिंस सिंह बोल रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड ऑफ द ईयर। ये देख बेटा, 30 अप्रैल 2022 है, इसका एंड ऑफ द ईयर जो भी है 31 मार्च 23, वहां से 1 साल 31 मार्च 24 के अंदर अंदर अगर पेएबल है तो एंड ऑफ द ईयर मतलब ये डेट का ईयर एंड क्या है, इस डेट का ईयर एंड क्या है, दैट इज एंड ऑफ द ईयर। वहां से विद इन 1 ईयर अगर पेएबल है तो शॉर्ट टर्म है।
असेसमेंट ईयर का मतलब अभी मेरे को गाली गलौज नहीं करना है, फालतू बात करने का मन नहीं है मेरा। अभी हम वहां उलझाएं आपको, झूठ मूठ का 15 मिनट और वेस्ट करें। आपको नहीं समझ में आया हो 50 बार पूछो, समझ में आ जाए कहीं से एक तो लाइन ड्रॉ करके यहां चिपकाने का कोशिश हो, बैड मैनर्स। नेक्स्ट, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड प्रेजेंट वैल्यू, अंडरलाइन कर दो। कल की क्लास में जब आओगे ना, आते ही पहले मेरे को बोलना, सर शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का पीवी नहीं निकलता ना, हम खुश हो जाएंगे। क्या बोला? कल आकर के बोलना ये लाइन मेरे को। क्या बोलना है? जैसे गुड मॉर्निंग बोलते हो, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, उसकी जगह ये लाइन बोलना, सर शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का पीवी नहीं निकलता ना, बस इतना बोलना, हम थैंक यू बोल देंगे। लिखो क्या लिखा, बोलो। वी आर not required to find the present value of these benefits। इसका दूसरा लैंग्वेज है पीवी टेक्निक इज नॉट टू बी यूज्ड। फिर से बोलो, प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक यहां पर हम लोग यूज नहीं करेंगे। अब लिखो सी नंबर पैरा। Some of the examples are नीचे रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3। क्या नाम कॉपी किया? सैलरीज एंड वेजेस, कॉम्पेंसेटेड एब्सेंसेस, प्रॉफिट शेयरिंग बोनस। बट माई सन, ये एग्जाम्पल्स हैं। कोई भी इस तरह का पेमेंट अगर कंपनी को विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर ऑफ अक्रूवल देना पड़ेगा, वो शॉर्ट टर्म ही माना जाएगा। ये जितने भी परक्यूजिट सुनते हो तुम लोग, अभी भी परक्यूजिट ही नाम है क्या उनका टैक्स की क्लास में? टैक्स के टीचर परक्यूजिट बोलते हैं क्या? ये जितने भी परक्यूजिट सुनते हो, जो भी विद इन 1 ईयर पेएबल होता है, वो सब शॉर्ट टर्म है। गाड़ी का भाड़ा दे दिया, घर का भाड़ा दे दिया, ट्रैवलिंग का कुछ पेमेंट कर दिया, बीमारी का दे दिया, बच्चे की पढ़ाई का दे दिया, नहीं समझे? वो सब कुछ शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है। हमारे यहां नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, वक्त इंपॉर्टेंट है। डन। नंबर डी, अब आपको थोड़ा सा मेरे ऊपर गुस्सा आना लॉजिकल है कि सर सैलरीज एंड वेजेस का अकाउंटिंग पढ़ेंगे हम लोग एएस में। सर 11 का टीचर जब पहली बार कोई अकाउंटिंग का क्लास लेता है ना, तो कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री पहले पढ़ाता है, फिर परचेज सेल करा के सैलरी पेमेंट कराता है। बोलिए हाँ, तो सर ये पढ़ाना है क्या आपको? आंसर इज ये 2 मिनट है, 4 क्लास उसका है, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का। लेकिन ये एम्प्लॉय बेनिफिट नहीं है क्या? हमको बताओ। मेन तो यही वाला है ना यार, वो सब तो छोटा मोटा है, मेन तो यही है। तो पढ़ाई से हटा कैसे सकते हैं? इफ इट इज एन एम्प्लॉय बेनिफिट,
हमको तो कवर तो करना ही पड़ेगा ना, भले तुम्हारे लिए इजी हो, भले तुम कई सालों से पढ़ रहा हो, बट कवरेज तो हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। नीचे लिखो रोमन 1, कंपनी के लिए क्या है? एंड लायबिलिटी। जो भी एक्सपेंस होता है वो लायबिलिटी भी होता है। जल्दी बोलो, जो भी एक्सपेंस होता है वो लायबिलिटी भी होता है। पेमेंट करते ही लायबिलिटी खत्म हो जाता है, बट एक्सपेंस फिर भी जिंदा रहता है, पीएल में जाने को तैयार रहता है बेचारा। एंट्री सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग टू बैंक। सीधा पेमेंट कर देते हो, 2 एंट्री को कंबो मारते हो तो आप एंट्री मारते हो सैलरी टू बैंक। बट वो जो बैंक लिखे इसलिए लिखे ना कि वो लायबिलिटी था, आपको पेमेंट करना पड़ा। तो इस चैप्टर में बहुत क्लियर कट ये वर्ड लिखा हुआ है कि सैलरी इज एन एक्सपेंस एंड ए लायबिलिटी। और मैं पहला क्लास से बोल रहा हूं, कोई भी एक्सपेंस जो एक्सपेंस होता है वो साथ में लायबिलिटी होता है। इफ वो रिडक्शन ऑफ द असेट ना हो, अगर डिप्रिसिएशन टाइप का असेट, नॉन कैश आइटम जिसको बोलते हो वैसा वाला ना हो, तो हर एक्सपेंस एक लायबिलिटी होता है। लिखो रोमन 1, इट इज एन एक्सपेंस एंड ए लायबिलिटी Number 2, expense will be transferred to profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेड्यूल 3 में इसका नाम क्या है? बाप रे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम शेड्यूल 3 में नहीं बोल रहा हूं, इस आइटम का नाम, हाँ बोलता स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। पी एंड एल का नाम नहीं पूछा बे, इस आइटम का नाम पूछा जो तुम पी एंड एल में लिखोगे, बोलते स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। मैंने हद, अच्छा रॉन्ग भी नहीं बोल सकते हम। पी एंड एल का नाम तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ही है ना शेड्यूल 3 में। मैं इसका नाम पूछा तो लिखो, क्या लिखा? P and L and shown under employee benefit expenses। और सर सैलरी आउटस्टैंडिंग रह गया तो बैलेंस शीट में कहां दिखाएं? बैलेंस शीट बोलने से थोड़ी, अभी बैलेंस शीट बोलने से अब नहीं चलेगा। अब आप शेड्यूल 3 के बच्चे हो गए हो, माने अब आपका गोद चले गए आप दूसरी जगह पे, बाप पूप सब, माँ बाप सब बदल गया। अभी नोट क्या बोलते हैं उसको, टी शेप। अब आपको बात शेड्यूल 3 फॉर्मेट में ही करनी पड़ेगी, तो अब आपको हार्ड वाला बात करना होगा। बोलिए, अदर करेंट लायबिलिटीज। लिखो नंबर 3, ये सब रिवीजन करवाता हूं मैं बोल बोल के कि बार बार शेड्यूल 3 का भी बात हो जाए। नंबर 3, सच एक्सपेंस, सैलरी, सच एक्सपेंस माने सैलरी, कैन फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एनदर एसेट इफ सच एक्सपेंस, जिसको मैं पीएल में भेज रहा हूं ना, अभी बोले ना आप लोग पीएल में भेज दीजिए, मैं बोल रहा हूं मेरे को बैलेंस शीट में भेजना है। मैं आपको पूछ रहा हूं कब मैं बैलेंस शीट में भेज पाऊंगा, तुम कंडीशन बना के दो, क्वेश्चन तुम बना के दो, तुम जानते हो, आंसर आता है तुमको। ध्यान से क्वेश्चन सुनो, क्या लिखा? सच एक्सपेंस माने नाम है सैलरी उस एक्सपेंस का, दैट सैलरी एक्सपेंस कैन फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एन अदर एसेट। उसको मैं बिल्डिंग में जोड़ सकता हूं, प्लांट में जोड़ सकता हूं। कब? जब ये सैलरी का पेमेंट, देखो रिसई ने बोला, अच्छा बोला, जब इस सैलरी का पेमेंट
मैंने उस स्टाफ को किया है जिस स्टाफ ने उस प्लांट एंड मशीनरी को उसके प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में पहुंचाने में अपना रोल प्ले किया है। तो उसको अगर मैंने उस लिए सैलरी पेमेंट किया है तो वो सैलरी पेमेंट कॉस्ट ऑफ द असेट का पार्ट बनेगा, पीएल में नहीं जाएगा। आप लोग उसको डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल चार्जेस बोलते थे। दोज कॉस्ट which are incurred to bring the asset to the location and condition in which it is ready to operate, या it was necessary to operate in the manner intended by the management। तो उतना बड़ा पैराग्राफ तो लिखेंगे नहीं, शॉर्ट में मैनेज करेंगे यहां पर, क्योंकि वो पैराग्राफ तो AS10 में बढ़िया से लिखाए हैं। क्या लिखा बोलो? If it is used to construct ब्रैकेट में लिखो डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल, ब्रैकेट खत्म कर देना, दैट असेट। हो गया ये। तो सर सैलरीज एंड वेजेस इतना ही देर पढ़ाएंगे? आंसर इज यस, इतनी ही औकात है इसकी। अब लिखो कॉम्पनसेटेड एब्सेंसेस। क्या लिखा? कॉम्पेंसेटेड एब्सेंसेस। एक भी सम नहीं है, सारे लॉन्ग टर्म के सम्स हैं। मैट में ही तो नहीं है। अच्छा, तुम्हारे इंस्टीट्यूट के मैट में होगा? नहीं होगा। होता तो इसमें जरूर होता। वो तो मैं कराऊंगा, छोड़ूंगा थोड़ी। हेलो, इंस्टीट्यूट ने बुक में नहीं दिया था, वही तो ट्रैप है उनका। कराना मेरे को सब है, पर हम सरप्राइज कि इंस्टीट्यूट ने बुक में वो सम्स क्यों नहीं दिए। मैं अभी देखूंगा। नॉर्मली ऐसा नहीं करना चाहिए, बट ठीक है। क्या लिखा बोलो? इसका रोमन 1 लिखो। रोमन 1 2 3 4 चलेगा थोड़ी देर ना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लीव सैलरी। बच्चों, इस पैरा में कवर होने के लिए लीव सैलरी अगर कैरी फॉरवर्ड हो रही है, लीव को तो कैरी फॉरवर्ड करते हो ना, इनकम टैक्स में पढ़ा ना, इट इज कैरी फॉरवर्ड। अगर कैरी फॉरवर्ड हो रही है तो अगले साल के एंड के बियॉन्ड, हाँ बोलने दो, अगले साल के, मैं क्या बोला, इस पैरा में अगर कवर कराना है तो इस साल का एंड ऑफ द ईयर का अगला साल जब खत्म होगा उसके बियॉन्ड हमको कैरी फॉरवर्ड करवाने नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे उसके बियॉन्ड कैरी फॉरवर्ड करवाने दे दोगे तो वो लॉन्ग टर्म चला जाएगा। मैं तो शॉर्ट टर्म पढ़ा रहा हूं अभी आपको, बोलो ना। हाँ, हमारा तो पैरा 3 चल रहा है ना, उसका ABCD चल रहा है ना। पैरा 3 का तो हेडिंग शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है ना। तो इसमें डालने के लिए लीव सैलरी का कैरी फॉरवर्ड का पीरियड ईयर एंड के 1 साल से ज्यादा होना नहीं चाहिए। ये लिखाएंगे नहीं, ये हम ऊपर लिखा चुके हैं। क्लियर? लिखो। नंबर 2, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। ऐसे 4 टाइप्स है, एक ये 2 टाइप्स है, एक फिर और एक 2 टाइप्स है, लेकिन वो 2 टाइप्स और ये 2 टाइप्स एकदम अलग है। एक अच्छा बच्चा, बुरा बच्चा, एक लड़का लड़की, अच्छी लड़की बुरी लड़की भी हो सकती है,
अच्छा लड़का बुरा लड़का भी हो सकता है, पर सारा अच्छा बच्चा, तो मान लो 15 लड़का 13 लड़की गई, बुरा लड़का, तो वो एक अलग ही हो गया ना कहानी में। तुम ही लोगों का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उस तरह का पढ़ाई है, हड़बड़ाना मत। तो हम 4 बात बोलेंगे, पेशेंस के साथ सुनना। क्या लिखा बोलो? दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। ये रोमन 1 2 3 4 चल रहा है, रोमन 2 चल रहा है। तो अब इसके अंदर तो मेरे पास, हाँ वही बुलेट के अलावा और उपाय नहीं है मेरे पास। क्या बोल रहे? अक्यूमुलेटिंग और नॉन अक्यूमुलेटिंग। नाम से क्या समझ में आता है? गेस करो। जितना भी रॉन्ग करोगे हम नहीं डांटेंगे। अक्यूमुलेटिंग लीव सैलरी क्या होता होगा? नॉन अक्यूमुलेटिंग लीव सैलरी, एक मिनट रुक जाओ, वो कुछ बोल रहा था, वो ठीक से नहीं बोल पाया, हम उसको थोड़ा टाइम देना चाहते हैं। अक्यूमुलेटिंग लीव सैलरी क्या होता होगा? गेस करना है रे, और टैक्स की क्लास से गेस करना, और क्या है, वहीं से थोड़ा बहुत जो आइडिया मिला है। मतलब कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड है कि अलाउड नहीं है? मतलब ऐसा लीव, ऐसा छुट्टी जिसको कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड है, वो हुआ अक्यूमुलेटिंग लीव, और जिसका कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड नहीं है वो हुआ नॉन अक्यूमुलेटिंग। क्लियर है? जो उसने बोला ना कि अक्यूमुलेट करते जाइए, रिटायरमेंट के वक्त पैसा ले लीजिएगा, वो एकदम सही बोला। इसको आप ऐसे बोलेंगे, विच कैन बी कैरिड फॉरवर्ड, विच कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। अरे बन जाएगा, लॉन्ग टर्म बनेगा, हमको 1 साल तक देंगे ना कैरी फॉरवर्ड करने। वो रिटायरमेंट वर्ड यूज किया। देखिए बच्ची बेचारी कितनी स्मार्ट क्वेश्चन पूछ रही है, बट वो चिंता मत कीजिए, वो नहीं करेंगे हम रिटायरमेंट तक जाने नहीं देंगे। वो बच्चा बेचारा एक्यूमुलेटिंग समझाने के लिए रिटायरमेंट वर्ड यूज किया। अब आप उस बेचारे को वहां पे ग्रिल करेंगे तो गलत है ना। बट आप राइट हैं। देखो बच्ची ने क्या बोला, बच्ची ने बोला बेचारी ने कि वो जैसे रिटायरमेंट बोला तो बोलते सर फिर तो लॉन्ग टर्म बन जाएगा, अगर वो लॉन्ग टर्म बन जाएगा तो मैं नीचे पढ़ाऊंगा उसको, माने कल पढ़ाऊंगा उसको, तो सर फिर शॉर्ट टर्म कैसे बनेगा? हम 1 साल तक कैरी फॉरवर्ड करने देंगे। बोले तो हम 1 साल इसको शॉर्ट टर्म ही रखना है। तो उसका वाला जो क्या बोलते हैं, फेथ आपको दिल में रखना पड़ेगा, रख के पढ़ना पड़ेगा। बार बार मेरे को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोल के मत पढ़, रोकिएगा मत मेरे को, नहीं समझे भाई? तो लॉन्ग टर्म, अगर लॉन्ग टर्म बनेगा तो पीवी टेक्निक, एक्चुरी के बहुत कुछ पढ़ाना पड़ेगा। दैट इज माई हेडेक, डोंट वरी। आप एकदम स्ट्रेस मत लो। मैंने आपको पहले बोला ये जो मैं पढ़ा रहा हूं शॉर्ट टर्म है। हम पैरा 3 पढ़ा रहे हैं, लिखो सेम पैरा में लिखना। रोमन 2 चल रहा है कि रोमन 3? लिखो अक्यूमुलेटिंग, नहीं अभी 2 चल रहा है ना, 2 के अंदर ही लिखना है। ये 2 लिख रहे हो ना, ये अक्यूमुलेटिंग कॉम्पनसेटेड absences can be carried forward. फुल स्टॉप, वहीं पे लिखो नॉन accumulating compensated absences cannot be carried forward.
लिखने के पहले बोलना है। एक कंपनी है, उस कंपनी में रूल है कि साल का 20 दिन सिक लीव आप ले सकते हो। साल का 20 दिन आप सिक लीव ले सकते हो। और मैटरनिटी पैटर्निटी लीव जानते हो? बोलूं या जानते हो? मैटरनिटी पैटर्निटी लीव 3 महीने की ले सकते हो। तीन महीना की, 6 मंथ की देते हैं आजकल। 6 लिखने का मन किया, नहीं तो मेनका गांधी केस कर देगी। मान लीजिए 3 महीने का मैटरनिटी पैटर्निटी लीव ले सकते हो। क्या लगता है कौन सा लीव कैरी फॉरवर्ड होता होगा, कौन सा नहीं होता होगा? सिक लीव कैरी फॉरवर्ड होता होगा। ये थोड़ी होता होगा इस साल बाप नहीं बने, अगला साल 6 महीना का दे देना, दूसरा साल नहीं बने 9 महीना का दे देना, उसके अगला साल बोला 12, हंसाने के लिए बोल रहे हैं प्लीज, हाँ 12 महीना का दे देना। अब तो 4 बार का हो गया मेरा। बकवास प्लीज। चोर सलाम, एक थप्पड़ मारेंगे। नाउ यू पीपल, थोड़ा सा हंसाने के लिए बोले, यू पीपल अंडरस्टूड हम क्या बोलना चाहते थे। इसको एग्जाम्पल दे करके समझाने का इससे बढ़िया एग्जाम्पल मेरे पास नहीं था। भले आपको बहुत ज्यादा आइडिया इन सब चीजों का नहीं हो, आज ही इस तरह के वर्ड्स सुन रहे हो, लेकिन कनेक्ट जरूर कर पाओगे। डैश करके लिखो, सिक लीव डैश करके लिखो, एक्यूमुलेटिंग, मैटरनिटी लीव नॉन एक्यूमुलेटिंग। क्लियर? अब इधर ध्यान देना। अब अकाउंटिंग पे जा रहे हैं। जैसे यहां पे अकाउंटिंग में गए ना कि जितना सैलरी एक्रू हुआ डेबिट क्रेडिट कर दो, सैलरी को, सैलरी आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट कर दो, उस तरह का बात कर रहे हैं। मान लो एक कंपनी है, तुम लोग एम्प्लॉई हो, मैं एम्प्लॉयर हूं। तुम लोगों को मैंने बोला 20 दिन का सिक लीव अलाउड है। जितना दिन कम छुट्टी लिए ना, 20 दिन से जितना कम छुट्टी लिए उसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। उसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर के नेक्स्ट ईयर और कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देंगे। हाँ, शॉर्ट टर्म ही तो पढ़ा रहे हैं ना बेटा, तो हमको शॉर्ट टर्म तो रखना ही होगा ना। तो आप लोगों ने क्या किया ना, जैसे मान लो आप लोग मेरे 10 इंप्लॉई हैं, तो ऑन एन एवरेज आप लोग इस साल 7 डेज का ही छुट्टी लिए। तो जब आप 7 डेज का छुट्टी लिए तो हम आपका 7 डेज का सैलरी नहीं काटे होंगे, छुट्टी भी लिए होंगे, हम पेमेंट भी किए होंगे, बिकॉज वो सिक लीव अलाउड था ना। तो आपको पूरा पूरा मंथ का सैलरी मिला। मान लीजिए आपका महीना का सैलरी 30,000 है, तो आपको पूरा 30,000 का पेमेंट मिलता चला गया, क्योंकि आप लीव के अंदर ही लीव, माने अलाउड लीव के अंदर ही लीव लिए थे। बोला लीव के अंदर ही लीव लिए थे, तो हम आपका 1 रुपया भी सैलरी काटे नहीं, पूरे साल का सैलरी आपको मिल गया। 13 डेज का लीव आप लोगों का कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। 1 दिन की सैलरी आपकी 1,000 रुपया है। नहीं समझे? 13 दिन की सैलरी आपकी 13,000 रुपया हुई। अब मैं अकाउंटिंग पढ़ाने जा रहा हूं, हम इस 13,000 रुपया का बात करने जा रहे हैं। आप लोग थोड़ी देर तक सोचिए, सोच के सजेस्ट कीजिए। एवरी मिस्टेक इज कंफर्टेबली पार्डन्ड एंड मिस्टेक को भी हम अप्रिशिएट करेंगे। आप खाली ट्राई कीजिए। हमारी बुक्स में इस 13,000 रुपया को आप कैसे सोचते हो?
बात करिए, अच्छा से बात करिए, गुड बॉय। यार ईशा बहुत वेट कराया इस बार, तुम सुबह में एकदम फट फट करके आंसर दिया इस बार। बोलिए, शुभम क्या बोला, सुने क्या बोलता? लायबिलिटी की तरह ट्रीट कीजिए इसको, प्रोवाइड कीजिए, माने बुक्स में लिखिए, एंट्री मारो सुदर्शन अग्रवाल जी। सर बोलना भाई, एंट्री मारो सर, एंट्री मारो। ये लायबिलिटी ऐसा शुभम का बोलना है। अभी हम अग्री नहीं किए, बट मेरा हाव भाव से समझ में आ रहा होगा कि हम अग्री कर गए हैं मोर और लेस। क्या एक कंपनी का ये लायबिलिटी है? क्या कंपनी को इसे प्रोविजन बनाना पड़ेगा? लायबिलिटी का प्रोविजन जो बनता है, तो प्रोविजन बनाएंगे तो एक्सपेंस को डेबिट भी करना पड़ेगा भाई। इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस तो डेबिट भी करेंगे, लायबिलिटी क्रेडिट होगा तो हवा में कुछ भी डेबिट, ऐसे डेबिट हो जाएगा, खर्चा ही तो डेबिट होगा। हाँ तो बोल दे। सो पहला लाइन मेरा लीव सैलरी अकाउंटिंग का कंप्लीट होता है, और वो मैंने, शुभम ने कंप्लीट किया है कि सर जो अक्यूमुलेटिंग कॉम्पनसेटेड एब्सेंसेस होते हैं, वो जितना कैरी फॉरवर्ड होता है उतना प्रोविजन बना देना चाहिए। अब इस पे एक कैच है। क्या है? इंपॉर्टेंट बात। एस 15 का बोलना है कि इसका जो अमाउंट आप निकालोगे ना, वो कोई जरूरी नहीं 13,000 होगा। इसका अमाउंट जरूरी नहीं कि 13,000 होगा। आपको ये एस्टीमेट करना होगा, एस्टीमेट, कि ये जो 13 दिन कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, इसमें से अगला साल कुछ लैप्स हो सकता है क्या, कुछ अनयूज्ड रह सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या कि इंप्लॉई अगला साल इस 13 दिन में से खाली 11 दिन ही अवेल कराएगा, 2 दिन लैप्स करवा देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है क्या? उसको कंसीडर करके प्रोविजन बनेगा। सर गुस्सा आ रहा है, वी आर नॉट हैप्पी। आइए आपको हैप्पी करके जाते हैं। मान लो, बहुत ध्यान से, हाँ, मान लो तुम लोग मेरे एम्प्लॉई हो। आपको मेरा बात समझ में आया कि नहीं? नहीं, हम जो बोले लास्ट में, वो जहां तक बोला वो तो क्लियर ही था। मैं जो बाद में बोला वो समझ में आया ना? गुड। तो एस 15 बोलता है, बोला प्रोविजन है, लायबिलिटी है, डन है, पर अमाउंट हमसे पूछ के बनाओ, जोश मत दिखाओ। अगर इसमें से कुछ लैप्स होने वाला है और उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो झूठ मूठ का प्रोविजन बना करके फिर उसको उल्टा एंट्री करना पड़ेगा, प्रोविजन लैप्स, प्रोविजन क्रिएटेड, प्रोविजन उल्टा। इससे अच्छा प्रोविजन मत बनाओ ना यार, ट्रू एंड फेयर रहो ना। वो इंस्टीट्यूट बोल रहा है तो क्या बुरा बोल रहा है? अब आपको ये पूछना है कि सर लैप्स कैसे होगा, वो मेरे से पूछो, हम बताएंगे ना, उसका मेरा जिम्मा है वो। सर लैप्स भी कभी होता है क्या? बहुत लैप्स होता, बहुत ज्यादा। आइए मैं आपको सिखाता हूं लैप्स कैसे होता है। बोलूं? जैसे मान लो आप मेरे इंप्लॉई हैं, हम आपको 20 दिन का सिक लीव दिए 1 साल का, और हम आपको बोले 1 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम आपको एक बात और बोले कि आप जो अगला साल छुट्टी लोगे ना, अगला साल, जैसे इस साल कैरी फॉरवर्ड होगा, अगला साल छुट्टी लोगे, तो अगला साल जो छुट्टी लोगे ना, वो अगला साल का जो आपका एंटाइटलमेंट, मेरा चेहरा मत देख ऋषय, मेरा बोर्ड देख, अगला साल का जो ये पिछला साल है, अगला साल है, तो अगला साल का एंटाइटलमेंट में से पहले निकालेंगे। इधर का जो कैरी फॉरवर्ड वाला एंटाइटलमेंट आपका इधर गया है ना, वो उसको बाद में यूज करने देंगे। सर गंदे आदमी, हाँ हाँ रिपीट करेंगे कई बार। हम बोले मैं लैप्स क्यों होता है आपको समझा रहा हूं।
हम बोले आपका 20 दिन में से जितना दिन छुट्टी लिए डन, बाकी दिन कैरी फॉरवर्ड हुआ। पर मेरा ऑर्गेनाइजेशनल रूल है कि अगले साल जब आप छुट्टी लेंगे तो आपका जो 20 दिन वाला एंटाइटलमेंट है ना, उसमें से पहले यूज होगा। इधर जो मान लो आप 7 दिन छुट्टी लिए, 13 दिन कैरी फॉरवर्ड हुआ, ये 13 दिन बाद में यूज होगा। लीफो है मेरा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब आपको क्या टेंशन हो रहा है, साला हमको तो अगला साल भी अगर हम बीमार पड़ गए तो हमको तो छुट्टी चाहिए, तो हम इधर इसी को बचा लेते हैं 20 दिन को। तो अगर बीमार नहीं पड़ते हैं ना, जो नहीं जाएंगे, नहीं माने ऑफिस जाएंगे हम, थोड़ा बहुत सर्दी खांसी भी होगा ना, हम जाएंगे। हेलो, इसको बचा के रखो ताकि अगला साल काम आएगा। तो आप इसी में से साला 10 दिन लोगे, इसी का 10 दिन कैरी फॉरवर्ड करने जाओगे, तो ये तो 13 दिन आपका लैप्स हो जाएगा ना, पूरा ही लैप्स हो जाएगा ना। और एक आदमी ये बोलता है अबे भाड़ में जाओ, हम तो पूरा 33 दिन लेंगे। कितना? 33। अगला साल का फिर बाद में सोचेंगे। वो 33 दिन छुट्टी लेगा, 20 दिन इसका निकालेगा, 13 दिन इसका निकालेगा। बोला आज नींद अच्छा से नहीं आया, हम बीमार हैं, आज पांव में मोच आ गया, आज बस में चढ़ रहे थे किसी का सूटकेस लग गया बाहर से, कुछ भी बोलेगा वो छुट्टी लेगा। तो उस आदमी का लैप्स नहीं होगा। बट देयर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ लैप्स। खाली हां बोल दे। मैं समझा पाया आपको? थैंक यू। तो इस इंस्टीट्यूट ये बोलता है कि आप प्रोविजन बनाओ। जैसे 13 दिन था, 13 दिन था ना, 10 इंप्लॉई था तो 130 दिन हुआ, तो 130 दिन कैरी फॉरवर्ड हो रहा है आपका। अगर इसमें से 111 दिन यूज होगा, 19 दिन लैप्स हो जाएगा। तो हम बोल रहे 111 दिन का प्रोविजन बनाओ ना। अरे आपको तो बोल ही रहे, आप जो बोल रहे हो वो राइट है। अमाउंट हमसे पूछ से निकालो, कॉन्सेप्ट को हम नहीं हिला रहे हैं, अमाउंट हमसे पूछ के निकालो। ओके, अब इस टाइम हो गया, बट खाली एक स्टोरी बोल करके जाते हैं कि इसमें कहानी होती है वेस्टेड अनवेस्टेड। जो मैं बोला एक और क्लासिफिकेशन है, जैसे एक्यूमुलेटिंग नॉन एक्यूमुलेटिंग है, वैसे ही वेस्टेड अनवेस्टेड भी है। ज्यादातर लीव सैलरी अनवेस्टेड नेचर का होता है। अनवेस्टेड का मतलब हुआ कैश नहीं देंगे, छुट्टी ही लेना पड़ेगा। नहीं समझे? छुट्टी लो, रुपया नहीं काटेंगे। पर छुट्टी नहीं लोगे और बोलोगे हमको रुपया दे दो। जैसे 13 दिन मेरा कैरी फॉरवर्ड हुआ ना, हम बोले मेरे को 13,000 दे दो ना, छुट्टी ले लो, रुपया दे देंगे। हम छुट्टी का पैसा नहीं काटेंगे, पर हम रुपया नहीं देंगे। हेलो सर, हम लोग तो इनकम टैक्स में पढ़ते थे कैश मिलता था लीव के नाम का, तो वो वेस्टेड था। अरे हाँ तो बोल दे। तो वेस्टेड वाले में कैश मिलता है, अनवेस्टेड वाले में कैश नहीं मिलता, छुट्टी लेना पड़ता है, रुपया कटता नहीं है। हाँ बोल दे, रुपया कटता नहीं है। तो ये भी हम पढ़ाने वाले हैं, ये कल पढ़ाएंगे। खाली अभी जाते जाते बोल के जाते हैं। अगर नहीं, एक लाइन बोलेंगे एक्स्ट्रा। अगर 13 दिन कैरी फॉरवर्ड हुआ और मैंने आपको बोला कि 13 में 130 था, 10 इंप्लॉई का, 130 में 110 दिन मान लो अवेल होगा, तो 110 दिन का प्रोविजन बनेगा, 20 दिन लैप्स होगा। लेकिन जो लैप्स होगा हम उसका कैश पेमेंट कर देंगे, माने लैप्स होने नहीं देंगे। एक तरह से लैप्स भी हुआ तो हम कंपनसेट करेंगे। अब कितना दिन का प्रोविजन बनेगा? अब पूरा 130 दिन का बनेगा ना। अब जो शुभम बोला वो राइट बोला था ना। तो इसमें वेस्टेड अनवेस्टेड को भी लर्निंग होना जरूरी है। अनवेस्टेड में क्या होता है, छुट्टी लेना पड़ेगा, नहीं तो लैप्स हो जाएगा।
वेस्टेड में क्या, छुट्टी नहीं भी लिया ना कोई वांदा नहीं, रुपया ले लो। कुछ बोलना है? हाँ बोल। नहीं, वो तो आपको पूरा एग्रीमेंट में लिखा रहेगा किसके हिसाब से पेमेंट होगा, इस साल की सैलरी के हिसाब से होगा कि अगले साल की सैलरी, वो सब क्वेश्चन में लिखा रहेगा। वो मैं और तुम बैठ के डिसाइड नहीं कर पाएंगे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बैठ के डिसाइड करेगा। टीचर स्टूडेंट का रोल उसमें नहीं है। ओके तो बोल दे, क्लियर है ना? मैटरनिटी पैटर्निटी लीव के बारे में बताओ। हाँ, नॉन एक्यूमुलेटिंग है, लीव नहीं लिया तो लैप्स कर जाएगा। थैंक यू। तो इसका मतलब इसका कोई प्रोविजन बनाने की तो जरूरत नहीं है। जब लीव हुआ तब नहीं काटेंगे पैसा, पेमेंट कर देंगे। अरे जब वो छुट्टी लेगा, जब वो माँ बाप बनने वाला रहेगा, वो छुट्टी लेगा, हम पैसा नहीं काटेंगे। प्रोविजन बनाने का तो कोई जरूरत नहीं है। तो आज इतना ही बोल के जाते हैं कि एक्यूमुलेटिंग लीव सैलरी का प्रोविजन बनता है, नॉन एक्यूमुलेटिंग लीव सैलरी का प्रोविजन नहीं बनता। एज एंड व्हेन इट इनकर्स अकाउंटिंग करना पड़ता है। प्रोविजन जिसका बनता है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ लैप्स को कंसीडर करके प्रोविजन बनाना पड़ेगा। क्या मेरा ये 2 लाइन आपको समझ में आया? कल आते ही पहले ये लाइन लिखेंगे, और कल आते ही, लेकिन आपको क्या बोलना आपको मालूम है। अभी और नहीं बता पाएंगे, अब 4:05 हो गया। जरूर 50 बार रिपीट होगा, सम बनाएंगे बहुत सारा। अभी मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं टीचर ही नहीं हूं। लीव सैलरी क्या होता है बेटा? हम तो साइंस जानते हैं, वेलोसिटी, विस्कोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। पूछो मेरे से। चुहाड़।